साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में आपका स्वागत अभिनंदन। एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 9 सभी पाठों के वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ेंगे, जो आपके रीट के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, आकार और स्थिति। सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत और रियासत। किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? हिमाचल प्रदेश की। कौन सा राज्य समुद्र तटरेखा को स्पर्श करता है? भारत के कुल 9 राज्य है जो समुद्र की तटरेखा को स्पर्श करते हैं। इन चारों में से पश्चिमी बंगाल है वो समुद्र तटरेखा को स्पर्श करता है। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा ये समुद्र तटरेखा को स्पर्श करते हैं, जबकि तेलंगाना ये स्पर्श नहीं करता है। निम्न में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछा गया है। कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? हरियाणा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान व सबसे छोटा गोवा। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है 4। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का उत्तर दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण ये जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों के नाम भी आपके याद होना चाहिए। सन 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? स्वेज नहर कब खुली? 1869 में। 7000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो जाती है भारत और यूरोप के मध्य। भारत और यूरोप के मध्य स्वेज नहर कब खोली गई? 1869 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राजील। भारत का पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है लगभग 30 डिग्री। कौन सी रेखा भारत की मानक या मुत्तर रेखा जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है दोनों राज्यों का, इनमें कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट कब सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया? 2004 में। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है इंदिरा बिंदु। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के मध्य कौन सा महासागर स्थित है? दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के मध्य अटलांटिक महासागर स्थित है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल में स्थान है 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में है। विभिन्न जिलों व उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। यनम ये आंध्र प्रदेश में है। कराईकल ये तमिलनाडु में है। माहे केरल में। तो ये सभी सही सुमेलित है इसमें। बारलाचा दर्रा स्थित है। बारलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। असील दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। सिपिकला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और चीन से, दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? वह राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक और तो चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, वह है जम्मू कश्मीर। लक्षद्वीप स्थित है अरब महासागर में।
भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है? 9 राज्य। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? बांग्लादेश से किन राज्यों की सीमाएं हैं वो जुड़ी हुई है? वह है पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? उत्तर प्रदेश। भारत की उत्तरी पूर्वी तिरसंधी पर, भारत की उत्तरी पूर्वी तिरसंधी पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा है भारत, चीन और म्यांमार। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है बिहार। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। मेरे एक मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसे देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। वह कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। ग्रीष्म अवकाश में आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप। कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, ये नेपाल को छूती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ओडिशा से नहीं गुजरती। ये 8 राज्यों से गुजरती है। माहे किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। जो पुडुचेरी का एक भाग है माहे, ये किस राज्य में है? केरल में है। मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र कौन से हैं? दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी है 2 द्वीप समूह, वो है श्रीलंका और मालदीव। कौन सा व्यापारिक केंद्र कर्क रेखा पर स्थित है? कोलकाता। वर्तमान में भारत में कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है। जो दक्षिण का पठार है इसका एक भाग उत्तर पूर्व में है। 2 भागों में विभाजित है ये, जिसका एक भाग उत्तर पूर्व में है जिसे कहा जाता है मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार। तो ये सभी कहा जाता है। मेघालय भी कहते हैं उसको, जो उत्तर पूर्व में दक्षिण का पठार है उसको मेघालय कहते हैं। कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं, उत्तर कचार भी कहते हैं। दक्षिण पठारी भूभाग की आकृति है। दक्षिण का जो पठार है उसके भूभाग की आकृति है त्रिभुजाकार। दक्षिणी भारत में बहने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है तो सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये उत्तर से दक्षिण है और दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन नदियों का बहाव है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन नदियों का बहाव है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इन नदियों का बहाव कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे कहते हैं भाबर। शिवालिक की ढाल पर नदियां हैं, वो नीचे उतरते समय 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में निक्षेपण करती है। इसे कहते हैं भाबर। भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों से बना है। इसका विस्तार, उत्तरी मैदान है, इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा व 240 किलोमीटर चौड़ा है।
भारत का उत्तरी मैदान। असम हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? असम हिमालय वो किन नदियों के बीच में स्थित है? तीस्ता व दिहांग, यानी तीस्ता व यहाँ पर असम हिमालय है और यहाँ पर कौन सी नदी है? दिहांग, इनके बीच में स्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप है जो नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। काली और तीस्ता नदियों के बीच, काली नदी और तीस्ता नदी, इनके बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी है। सतलज व काली नदियों के बीच, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित जो हिमालय का भाग है उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज व सिंधु के बीच, सतलज व सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय। ये आपको अच्छी तरह याद करना है, पंजाब हिमालय। भारत में पाए जाने वाली चोटियों का ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम है। ऊंचाई के हिसाब से सबसे ऊंची कंचनजंगा, उसके बाद में नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी, फिर कामेट, फिर नामचा बरुआ। तो ये अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम आपको याद करना है इनका। कौन सा तट पश्चिम घाट पर स्थित नहीं है? हमारा जो पश्चिमी घाट है इस पर कौन सा तट स्थित नहीं है? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट है वो पूर्वी घाट पर स्थित है। तो ये बाकी तीन है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अनईमुडी पहाड़ी की ऊंचाई है, अनईमुडी पहाड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर है अनईमुडी पहाड़ी की ऊंचाई। महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई है 1501 मीटर। 1501 मीटर। कौन सी नदी विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है, इनके मध्य में से होकर कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी जो पर्वत है जो 1501 मीटर ऊंचा है वह आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। 8598 मीटर है। हिमाचल व शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को, हिमाचल व शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। निम्न में से कौन सी घाटी नेपाल में नहीं है? तो नंगा पर्वत है वो नेपाल में नहीं है। कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? अन्नपूर्णा। हिमालय पर्वत की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई है, हिमालय पर्वत की अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई है 150 किलोमीटर। हिमालय जो पर्वत है इसकी अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई 150 किलोमीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये कहां पर है? नेपाल में। हिमालय पर्वत की कश्मीर में चौड़ाई है, हिमालय पर्वत की कश्मीर में चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर। कश्मीर में ज्यादा है, 400 किलोमीटर है। पंजाब का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? ये 5 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ है, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। बरकान स्थलाकृति संबंधित है मरुस्थल से। बरकान स्थलाकृति किससे संबंधित है? मरुस्थल से। मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर, मेघालय का जो पठार है इसमें पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो पश्चिम से आपको बताना है पूर्व की ओर इस प्रकार। तो सबसे पहले गारो, फिर खासी और जयंतिया, ये इन पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है, गारो, खासी और जयंतिया। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं दून कहते हैं। कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी स्थित है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी कौन से हिमालय में है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में।
लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है? धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत। ये पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है? ये लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत है। निम्न में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न नहीं है? त्रिपुरा। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है विंध्याचल। यहाँ विंध्याचल आ गया, उसके बाद में नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत और फिर ताप्ती नदी। तो ये इनका सही क्रम है विंध्याचल और सतपुड़ा। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके मध्य में क्या है? नर्मदा नदी है। कार्डोगम की पहाड़ियां किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर। कार्डोगम की पहाड़ियां मालाबार तट पर स्थित है। महादेव की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महादेव मध्य प्रदेश। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कौन सी है? कन्नड़। ये जो कन्नड़ पट्टी है ये कहां पर है? गोवा में। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है पूर्वांचल। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपीय। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीपीय। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह में है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ये किस द्वीप में, द्वीप समूह में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वह द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। मनुष्य का निवास नहीं है लेकिन वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है। वह कौन सा द्वीप है? ये पिटली द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरती है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप कब रखा गया? 1973। इनको मिलाकर के क्या बनाया गया? लक्षद्वीप बनाया गया 1973 में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। पूर्वी घाट के दक्षिण में कौन सा तट स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण में कोरोमंडल तट स्थित है। बरकान अर्धचंद्राकार रेत का टीला, बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार रेत का टीला किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? जैसलमेर में। प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाली काली मृदा की विशेषता है? प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता है? इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है ये ज्वालामुखी से हुई है। काली मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है? ज्वालामुखी से। इसके आग्नेय सेल भी है, इसमें क्या है? आग्नेय सेल भी है। तो तीनों विशेषताएं हैं इसकी। पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा की ऊंचाई है। पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा की ऊंचाई है 2633 मीटर। 2633 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी जो घाट है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी जो घाट है इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। ये जो पश्चिमी घाट है ये इस पूर्वी घाट से ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण जो दर्रे हैं उनका जो पश्चिमी घाट पर स्थित है उत्तर से दक्षिण उनका सही क्रम है। देखो थाल घाट पश्चिमी, ये पश्चिमी घाट है, इसके ऊपर जो दर्रे हैं इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो यहाँ थाल घाट हो गया, यहाँ भोर घाट और यहाँ पाल घाट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें दिबांग, लोहित, कैनूला ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जबकि दिहांग नहीं है। किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी नाम दिया गया? असम राज्य में।
और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग है। बाद में ये अन्य सहायक नदियों के साथ मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी नामचा बरुआ शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। यू आकार का मोड़ भी बनाती है और नामचा बरुआ शिखर है, उसके पास से गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से, किसके माध्यम से? गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। मानव निर्मित गुरु गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? भाखड़ा नागल परियोजना से। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं? डल झील, वुलर झील, भीमताल झील, लोकटक झील, ये सभी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। निम्न में से कौन सी लेगून झील है? चिल्का झील, पुलिकट, अष्टमुदी झील, ये सभी लेगून झील है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। इनमें से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा, ये किसकी नदी है? किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन को जरूर ज्वाइन करें। महानदी की अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? कि अपवाह द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? तो ये है छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र से महानदी द्रोणी का संबंध है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इसमें वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। इनको याद रखना है, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है? प्रायद्वीपीय नदियां जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है तो वे है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी। गोदावरी, कृष्णा और महानदी। ये जो अपना जल है ये बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंगा की सहायक नदियों में किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से है? गंगा की जो सहायक नदियां हैं इनमें से किन नदियों का उद्गम है? वो नेपाल हिमालय से है। तो ये है घाघरा नदी का, गंडक नदी का और कोसी नदी का। घाघरा, गंडक और कोसी, इन नदियों का उद्गम है वो नेपाल हिमालय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं? नुब्रा, श्योक, झेलम, जास्कर और रावी, ये सभी क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां ये। निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गंगा नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा में मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली, यानी ये गंगा नदी है और यहाँ से प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली ये जो नदियां हैं ये क्या कहलाती है? चंबल, बेतवा और सोन नदी। भागीरथी और अलकनंदा के किस स्थान पर मिलने से देवप्रयाग के संगम का निर्माण होता है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से। और जब वो असम में प्रवेश करती है तब उसको हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सुंदरवन डेल्टा में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? मेघना नदी के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। वुलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर में है। कब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया?
1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया 1995 में। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा एक्शन प्लान कब आरंभ हुआ? 1985 में। गंगा एक्शन प्लान नदी सफाई कार्यक्रम के तहत इस एक्शन प्लान का शुभारंभ कब हुआ? 1985 में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम। भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम। कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी। 760 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई है 760 किलोमीटर की सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी। ये सभी अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट है? महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है वहां महाबलेश्वर से उद्गम स्थल है किस नदी का? कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी यहां से निकल करके अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वैन गंगा और पैन गंगा, गै से आप याद रख लेना, गंगा गोदावरी। किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है? छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है उससे किस नदी का उद्गम होता है? महानदी का। किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। निम्न प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? नर्मदा नदी। ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है अमेजन। विश्व की पूछा गया है अमेजन। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं हिमालय से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलती है। सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? लद्दाख में। सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र में प्रवेश करती है? लद्दाख में। सतलुज, व्यास, राबी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के किस स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है? मिठानकोट में। पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? इस नदी प्रक्रम का यानी सिंधु नदी का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? 20%। कौन सी नदी मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है? गंगा नदी। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? जास्कर। जास्कर गंगा की सहायक नदी नहीं है। जेट धारा की सर्दियों में कितने किलोमीटर प्रति घंटा गति होती है? जेट धारा की सर्दियों में कितने किलोमीटर प्रति घंटा गति होती है? 184 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होती है जेट धाराओं की। जेट धारा की गर्मियों में गति होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। सर्दियों में अधिक होती है, गर्मियों में कम। जेट धारा की उपस्थिति वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में। जेट धारा की उपस्थिति वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती है। कोरियालिस बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोरियालिस बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे उत्पन्न होने वाला आभासी बल है कोरियालिस बल। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी, उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है पवनें।
इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो सभी कथन इसके सत्य है। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है? तो ये जो क्षेत्र है वो है लद्दाख। लद्दाख में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक होती है? तो ये क्षेत्र है, एक तो पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र है वहां पर, और मेघालय की पहाड़ियों में यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें आम्र वर्षा, जहां पर आम की फसल होती है, फूलों की बौछार, जहां पर कहवा पैदा होता है, काल बैसाखी, यहाँ पर चाय और पटसन की फसल होती है। तो ये सभी युग्म है वो सही सुमेलित। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में। भारतीय मानसून की जो अरब सागर की शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये कहाँ पर मिलती है? ये गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में दोनों शाखाएं मिलती है मानसून की। भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। ये कथन सही है, हिमालय पर्वत है वो एक जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है। दूसरा है, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। जलवायु के संबंध में भारतीय जलवायु के संबंध में दोनों कथन सत्य है। मौसम से संबंधित महाद्वीपीय अवस्था का तात्पर्य है, मौसम से संबंधित महाद्वीपीय अवस्था से तात्पर्य है गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और ठंड में बहुत अधिक ठंड। ये मौसम से संबंधित महाद्वीपीय अवस्था से तात्पर्य है। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब और ऊंचाई, तुंगताकूट यानी ऊंचाई। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो प्रमुख कारक है वह है अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब और तुंगता यानी ऊंचाई। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु पाई जाती है दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी एशिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया। जेट धाराएं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होती है? जेट धाराएं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होती है? 27 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता है गर्म दिन व ठंडी रातें। गर्म दिन व ठंडी रातें ये शीत ऋतु की विशेषता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है वह है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को लू कहते हैं। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक है 6 कारक है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस समय होती है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मौसम शब्द से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम? तो ये है अरबी भाषा का शब्द है। किसी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान पर निर्भर करता है उसके अक्षांश पर और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी स्थान के अक्षांश और
उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या? किसी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल में सघनता क्या हो जाती है? घटती जाती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, उत्तरी जो मैदान है वहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो सामान्यतः पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती जाती है। पूर्व में कहने का मतलब पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है और पश्चिम में कम होती है। जिस समय जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस समय थिरुवनंतपुरम में तापमान होता है 22 डिग्री। थिरुवनंतपुरम में तापमान कितना होता है? 22 डिग्री। मार्च में दक्कन के पठार का उच्चतम तापमान लगभग होता है 38 डिग्री सेल्सियस। वैशाख माह में होने वाली वर्षा, वैशाख माह में होने वाली वर्षा जिसे काल वैशाखी कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल में। काल वैशाखी वर्षा या वैशाख माह में होने वाली वर्षा है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित। ग्रीष्म ऋतु के अंत में किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? आम की फसल के लिए उपयोगी है आम्र वर्षा। किस राज्य में होती है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में होती है। देखो, ग्रीष्म ऋतु के अंत में ये कर्नाटक में और केरल में। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होने पर वायुदाब में, देश का जो उत्तरी भाग है वहां ग्रीष्म ऋतु में तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वायुदाब में क्या होगी? कमी। तापमान में वृद्धि तो वायुदाब में कमी होगी। शीतकालीन वर्षा जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है, यह किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है? रबी की फसल के लिए। उत्तरी भारत में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तर भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटता जाएगा। कब की बात है ये? दिसंबर और जनवरी में। उत्तरी भारत में शीत ऋतु होती है मध्य नवंबर से फरवरी तक। उत्तरी भारत में शीत ऋतु कब से कब तक होती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक। मानसून वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से कब प्रारंभ हो जाती है? सितंबर में। मानसून की वापसी प्रारंभ कब होता है? जून के प्रारंभ में और वापसी सितंबर। मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा किस नदी के मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में आपस में मिलती है? गंगा नदी के मैदान। दोनों मानसूनीय जो शाखाएं हैं दोनों सागरों की, ये आपस में गंगा नदी के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। मानसून की किस शाखा द्वारा मानसून मध्य जून को सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भाग में आपस में मिल जाता है? अरब सागर शाखा द्वारा। बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा मानसून जून के प्रथम सप्ताह में पहुंच जाता है असम में। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उत्पन्न होता है वह जून के पहले सप्ताह में कहां तक पहुंच जाता है? असम तक पहुंच जाता है। मानसून भारत के दक्षिणी शोर में प्रवेश करने के बाद में किन भागों में बढ़ जाता है? जब मानसून भारत के दक्षिणी शोर में प्रवेश करता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल शाखा। मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी शोर में कब प्रवेश करता है? जून के प्रथम सप्ताह में। मानसून आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसे कहते हैं मानसून प्रस्फोटन। मानसून आगमन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानसून पवनें नियमित नहीं है। मानसून पवनें नियमित नहीं है, स्पंदमान प्रकृति की होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। मानसून 100 से 120 दिनों के बीच में होता है। तो ये सभी कथन सत्य है। एल नीनो धारा किस समय प्रवाहित होती है? क्रिसमस पर्व पर। एल नीनो धारा किस समय प्रवाहित होती है? क्रिसमस। एल नीनो किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है? ये स्पेनिश भाषा का। एल नीनो किस भाषा का है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। ठंडी पेरू जलधारा। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया गया? एल नीनो। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर जो गर्म जलधारा का विकास होता है उसको एल नीनो कहते हैं। एल नीनो एक है
गर्म समुद्री जलधारा। एल नीनो किस प्रकार के दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है? दक्षिणी दोलन। जब पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को कहते हैं दक्षिणी दोलन। नियतकालिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? दक्षिणी दोलन कहते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त व निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यह उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के बहुत अधिक गर्म होने के कारण, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इस कारण समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं व उच्च धाराओं का निर्माण होता है? 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। मानसून का प्रभाव किन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है? मानसून का प्रभाव 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच किन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है? 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच। भारत आने वाले किन व्यापारियों ने पवन तंत्र के मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया? अरबवासी व्यापारियों ने। नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं अक्षत वनस्पति। वनस्पतियों की विविधता का या के प्रमुख कारण है, वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है उसके प्रमुख कारण क्या है? मृदा में विविधता, मिट्टी में विविधता और तापमान में अंतर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? दमन और दीव में। दमन और दीव में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन में। आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। जहां पर ज्वार भाटा आते हैं वहां पर मैंग्रोव वनस्पति है, वो महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। उपयुक्त दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। मैंग्रोव जो पौधे हैं उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती है और ये ज्वार भाटा जिस क्षेत्र में आता है वहां पर यह वनस्पति पाई जाती है। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में एशिया में क्रमशः किस स्थान पर है? विश्व में तो है 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर 47,000 विभिन्न जातियां या प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। भारत में 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों का प्रतिशत है 6%। प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर कितनी ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है? 915 मीटर की ऊंचाई पर। भारत में 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल था 68 लाख वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21.05%। भारत में जून से सितंबर तक किस मानसून से वर्षा होती है? जून से सितंबर तक जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागौन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है सागौन।
अकासिया, खजूर, यूरोकिया, नागफनी मुख्य पादप प्रजातियां हैं कंटीले वन और झाड़ियों की। कश्मीरी महामृग, तिब्बतीय बारहसिंगा, आइबेक्स, लाल पांडा आदि वन्य जीव किन वनों में पाए जाते हैं? ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों से लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है? ओडिशा में। सिमलीपाल कौन से राज्य में है? ओडिशा में। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है? कब भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई? 1992 में। कितने जीव मंडल की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है? 10 जीव मंडल की गणना। देश में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 18। भारत में पक्षी अभय वन है? वेदांतगल तमिलनाडु, रंगाडीतू केरल, ये पक्षी अभय वन है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 1972 में। किस पादप का प्रयोग फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए होता है? कचनार का। कचनार पादप का प्रयोग है वो फोड़ा, अल्सर के लिए और दमा रोगों के लिए होता है। वह पादप जो केवल भारत में पाया जाता है और रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, सर्पगंधा। विश्व संरक्षण संघ के अनुसार लाल सूची में कितने पादप अति संकटग्रस्त है? 52 पादप। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत कितने पादपों की गणना की है? 352 की गणना की है। 352। भारत में मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग है 12%। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है जो कुल विश्व का प्रतिशत है 13%। रॉयल बंगाल टाइगर किन वनों में पाए जाने वाला प्रसिद्ध जानवर है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है जनसंख्या। कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसायिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? उद्योग। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग केवल कृषि पर कार्य करता है? 64% भाग। कुल जनसंख्या का 64% भाग। 2011 में प्रति हजार मृत्यु दर है? 2011 में प्रति हजार मृत्यु दर है 7.2%। 1951 में प्रति हजार मृत्यु दर कितनी थी? 25। कितने प्रतिशत थी? 25% थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का भाग है 5वां भाग। भारत में किशोर कितने हैं? कुल जनसंख्या का 5वां भाग है वो भारत में किशोरों की संख्या है। किशोर जनसंख्या का आयु वर्ग है 10 से 19 वर्ष। किशोर जनसंख्या की आयु क्या मानी गई है? 10 से 19। आर्थिक रूप से सक्रिय आयु है 15 से 59 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे कहते हैं? जिसकी उम्र 7 वर्ष हो। कितनी उम्र हो? 7 वर्ष हो तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो, वह साक्षर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर का। जनसंख्या में यदि अधिक बच्चे हैं, बच्चों का अनुपात ज्यादा है, तो वह उच्च जन्म दर के कारण है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान व आगमन दोनों क्षेत्रों में। अगर प्रस्थान किया जाता है या कोई आगमन करता है तो इनमें इनकी संरचना में परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से प्रभाषित करता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया? व्यापक
परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया। निम्न पदों पर विचार कीजिए। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बंगाल का जनसंख्या घनत्व है वो भारत से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? 1872 में। भारत में कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत कितना है? 34.4% यहाँ पर बच्चे हैं। किसी भी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में बांटा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में कितने लोग निवास करते हैं? 64,429 लोग। इसका क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 64,429 लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 16%। भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 2.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है तो 382 वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 5.5। यानी राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.5%। भारत की लगभग आधी आबादी कितने राज्य में निवास करती है? 5 राज्यों में। 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें भारत की आधी आबादी है वो निवास करती है। कब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। कब तक भारत चीन को पीछे पछाड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है? 2045 तक। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। हरियाणा का लिंगानुपात है 877। हरियाणा का लिंगानुपात 877। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का लिंगानुपात है 866। पुडुचेरी में प्रति 1000 पर महिलाएं हैं 1038। केरल में प्रति 1000 पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1084। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 73%। कौन सा कार्य तृतीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो भवन है वो तृतीय क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। परिवहन, संचार, वाणिज्य ये तृतीय क्रियाकलाप में शामिल है। हमने भूगोल कक्षा 9 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के 263 क्वेश्चन पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।